हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। और मैं हूं आपका ट्यूटर फॉर M1 एग्ज़ाम। मेरा नाम साइम है और मैं विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। आज हमने स्टार्ट करना है अपने M1 के जो फ्री लेक्चर्स हैं, जो हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। F1 के ऑलरेडी हम आपको सारा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री प्रोवाइड कर चुके हैं और एक बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया है। तो इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम M1 के लेक्चर्स जो भी है वो भी हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। और मैं जो है डेली बाय डेली या हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई लेक्चर न्यू अपलोड करता जाऊंगा। और ऐसे जो है वो विद इन मंथ जो है हमारा सारा M1 का कोर्स अपलोड हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जो है वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी जो है मैं यहाँ पर नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। अब M1 जो है हमारा मैनेजमेंट रिलेटेड जो है सबसे बेसिक लेवल एग्जाम है, ACCA फाउंडेशन लेवल का। M1 जो सब्जेक्ट है इसका नाम जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूं तो इसका पेपर पैटर्न जो है एक सिंपल सा पेपर पैटर्न है। आपको एग्जाम में 50 MCQs आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, MCQs होंगे। और एक MCQ जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल जो आपके एग्जाम के मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स होंगे। एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सिंपली आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर। अगर आपने राइट आंसर चूज किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने रॉन्ग आंसर चूज किया तो आपको 0 मिलेंगे। तो कोई 1 मार्क नहीं होता, 2 या 0। 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है। और जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग रेट जो है वो 50% है। यानी कि आपने 25 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करने हैं ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके। बाकी जो जब हम ये एग्ज़ाम देंगे तो ये एग्ज़ाम क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होगा, सॉफ्टवेयर पे हो रहा होगा, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम को फिनिश करेंगे और एग्जिट करेंगे, उसी वक्त जो है आपके जो भी मार्क्स होंगे आपको वो शो हो जाएंगे। यानी कि एग्ज़ाम के फौरन बाद ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब आइडियल सिचुएशन तो यही है कि ये आपका स्टार्टिंग लेवल का एग्ज़ाम है। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करनी है किट की, जो कि हम करेंगे भी। किट के लेक्चर्स भी अपलोड होंगे और इसके अलावा कोई इश्यूज भी हैं आपको वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकें वो कर लें। जहाँ तक MA1 के अगर हम बात करें कि MA1 का जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये आगे हमारे लिए कितना रेलिवेंट होगा, तो ये हमारे FIA के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। क्योंकि MA1 जो है, जो MA1 की नॉलेज आप हासिल करेंगे वो 80% जो है वो MA2 में इंक्लूडेड है, ठीक है। 80% का मतलब ये नहीं है कि MA2 का जो कोर्स है वो 80% MA1 है, नहीं। MA1 की जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट्स आप MA1 में पढ़ेंगे एक्सेप्ट फॉर 2-3 चैप्टर्स, सारे के सारे दोबारा आपके MA2 के कोर्स में शामिल हैं। प्लस MA2 के आपके कोर्स में एडिशनल जो है ना 10-12 चैप्टर्स हैं। और जो आपने MA1 में बेसिक्स पढ़ी हैं उनमें भी एडिशंस आएंगी। तो सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि बस MA1 में जो चीज़ें कर ली दैट्स इट, अब वही जो है बस वो ख़त्म हो गया, भूल जाएंगे, फिर MA2 में न्यू स्टार्ट होगा, नहीं। यहीं से आगे जो है आप MA1 से आगे मूव करेंगे। इसी तरह MA2 के बाद आपका F2 या FMA एग्जाम है, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कहते हैं, MA कर दिया CCA ने। तो F2 में आपकी MA1 की नॉलेज भी और आपकी MA2 की नॉलेज भी टेस्टेबल है। यानी कि ये भी टेस्ट होगी F2 में, प्लस इनमें एडिशंस आ जाएंगी और F2 के न्यू चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो जो नॉलेज आप MA1 में हासिल कर रहे हैं वही उसी की एक्सटेंशन MA2 में आएगी, प्लस काफ़ी सारी नई चीज़ आएंगी। इसी तरह MA1 प्लस MA2 की नॉलेज F2 में टेस्ट होगी और F2 में फिर एडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि यहीं से आपने अपनी बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आगे मूव करते हुए आपको आने वाले पेपर्स में प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। अब कोर्स आउटलाइन की ज़रा बात कर लेते हैं। MA1 जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इसका नाम है। मैं एक अपने सीक्वेंस के थ्रू आपको कोर्स कराऊंगा, सारे का सारा कोर्स कवर होगा, सही है, फ्री फ्री रिकॉर्डिंग्स में। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका
वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब जो MA1 हम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आज ही डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 2 जो है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उससे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें क्या होते हैं, एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम में फर्दर ऑन के दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारी डिस्कशन हम चैप्टर 2 में करेंगे। चैप्टर 3 जो है आपका, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट क्या होती है, हम डिस्कस भी करेंगे। एंड कोडिंग, बिजनेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं उनको कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग के डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे। फिर आगे फर्दर मूव करते हुए हम डिफरेंट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे डिटेल से। मटेरियल कॉस्ट उसमें आपकी शामिल है, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट शामिल है, उसमें फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, इनमें ये क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आगे फर्दर ऑन जो है जब हम मूव करेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन हम कॉस्टिंग मेथड्स में जाएंगे। 5 तरह के कॉस्टिंग मेथड्स हैं हमारे MA1 के कोर्स में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम मूव करेंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चैप्टर पे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये जो कंपनी है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड और बैड। वो हम इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, उसके थ्रू एनालाइज करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आप सबको पता है, उसको सॉफ्टवेयर जो है स्प्रेडशीट, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये MA1 के एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है स्प्रेडशीट, एक प्रैक्टिकल सा एरिया है। हम मैं आपको स्प्रेडशीट पे ही सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें टेस्ट हो सकती हैं। अब बात रही कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज, और कौन से एरियाज है जिनको आप थोड़ा बहुत अनइम्पोर्टेंट या ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम में कम टेस्ट होंगे। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम है, आप जो है बिल्कुल कोई भी आप गेस नहीं कर सकते कि विच एरियाज आर लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपको जो 50 क्वेश्चंस आए उनमें से काफी क्वेश्चंस आपके जो साथ वाला बंदा है या जो और लैब में सारे मौजूद हैं उनको ना आए हो। हर किसी को डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ हो सकता है सेम हो, लेकिन मेजोरिटी को सब का सब डिफरेंट आता है। इसकी रीजन ये है कि क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर में होते हैं, और वही क्वेश्चन रैंडमली हर स्टूडेंट को आ रहे होते हैं, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि विच एरियाज दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, एक एक चीज आपने करनी है अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एंड पे जाके आप जो है ये ना कहें कि जी ये एरिया लेस इंपॉर्टेंट है इसको मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस लेवल पे। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो कुछ हैं, जो कि रेगुलर फीचर हैं, जो कि रेगुलर टेस्ट होते हैं ज्यादा मेजोरिटी में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है स्प्रेडशीट का। ठीक है, चैप्टर 9। स्प्रेडशीट जो है वो आपकी हर सूरत में टेस्ट होगी। 6-7 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट आएंगे, और मेजोरिटी आपको 13-14 तक भी आ सकते हैं। उसके बाद जो आपके कॉस्टिंग मेथड्स हैं, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, जॉब, बैच, प्रोसेस, ठीक है, ये बड़े जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनमें भी जो है ना आपको काफी काफी कुछ जो है ना वो टेस्ट हो सकता है, काफी एरिया। देन जो आपकी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अब ये चंद ही एरियाज हैं। इंपॉर्टेंट एरिया का ये मतलब नहीं है कि आपने यही करने, नहीं करने आपने सब कुछ है, लेकिन ये जो 4 एरियाज है ना, यहाँ से मेजोरिटी जो है ना एग्जाम यहाँ से ही टेस्ट होता है। अब मेजोरिटी का मतलब है 60, 65, 66%, 70%, रिमेनिंग 30% बाकी से होगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक रैंडम सा एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस हर बच्चे को डिफरेंट आ सकते हैं, तो आपने एक एक चीज को कवर करना है। अब हम मूव करते हैं अपना जो चैप्टर 1 है उसकी तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब MA1 जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो हमें पता तो होना चाहिए कि यार व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो
बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि यार इंफॉर्मेशन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंफॉर्मेशन? अब इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ड काफी जो है ना साथ साथ यूज होता है डेटा वर्ड की। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा बेसिकली कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, जो एक रॉ फॉर्म में है, रिकॉर्ड में तो आपके पास मौजूद है, लेकिन उनसे अभी तक कोई आप ऐसा उनसे कोई यूजफुलनेस उनसे कोई आप यूजफुल चीज नहीं निकाल पा रहे उनको प्रोसेस करके, यानी कि आप कोई एक अच्छी चीज नहीं निकाल पा रहे, वो एक जस्ट रॉ फॉर्म में एक चीज पड़ी हुई है, अरेंज नहीं हुई हुई, जस्ट वो पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप डेटा कहते हो। अब वही डेटा उसको जब आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, उसको आप अरेंज करते हो, उसको आप जो है एनालाइज करते हो, ठीक है, उसको आप सीक्वेंस में लेके आते हो, और उस सीक्वेंस में ला के वो एनालाइज करके उसको प्रोसेस करके अरेंज करके वो अब आपके लिए एक अच्छी या मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन बना देती है। मीनिंगफुल से मुराद ये है कि अब वो आपके लिए काम आ सकती है, डिफरेंट चीजों की एनालिसिस में वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डेटा बेसिकली एक रॉ चीज होती है, और उस रॉ चीज को जब आप प्रोसेस करते हो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन की। सबसे पहली एग्जांपल है, बच्चों ने टेस्ट में मार्क्स लिए, ठीक है, 51, 77, 58, 82, 64, 70। अभी जो मार्क्स हैं दीज आर जस्ट अ डाटा, कोई अभी ये अरेंज नहीं हुए हुए, जस्ट रॉ फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब इस डेटा से आप अपने, जो आपको कोई चीज चाहिए, कोई यूजफुल चीज आपको चाहिए इस डेटा से निकालनी है, तो आप उसको प्रोसेस करोगे और इन्फॉर्मेशन में बनाओगे। अब जब हमने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस कैसे किया, हमने एवरेज मार्क्स निकाले। एवरेज मार्क्स क्यों निकाले, हम जानना चाहते थे कि यार कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलो एवरेज हैं, कितने स्टूडेंट्स अबव एवरेज हैं, ठीक है। अब ये हमारी जरूरत थी, यूज हमें इसलिए चाहिए था। तो हमने इस डाटा को, जो टेस्ट के मार्क्स थे उनकी एवरेज ली, सारे नंबर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, 67% हमारी एवरेज आ गई। तो अब हमारे लिए ये एक इंफॉर्मेशन है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यार जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 3 स्टूडेंट्स हैं, जिस एक ने जैसे 51 लिए, 58 लिए, 64 लिए, ये बिलो एवरेज जा रहे हैं, और बाकी 3 हैं वो अबव एवरेज जा रहे हैं। एवरेज निकालने से, रॉ डाटा को प्रोसेस करके एवरेज निकालने से हमें एक इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है कि यार हमारी क्लास में कितना बच्चा बिलो एवरेज है, कितना बच्चा अबव एवरेज है। इसी तरह यहाँ पर एक डाटा, एक डेट्स दी हुई है, ठीक है, एक होटल है, ठीक है, उसकी डेट्स है बिल्कुल आगे पीछे हुई है, किसी फिक्स ऑर्डर में नहीं है। अब आपने इनको सॉर्ट आउट किया, इनको एक ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है, तो अब आपके लिए ये एक इंफॉर्मेशन बन गई ना। अब आपको पता है कि इस डेट पे रेगुलर, आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में कि फलाना बंदा इस डेट को पहले से बुकिंग कराई, फिर सेकंड ने इस डेट को कराई, और थर्ड ने इस डेट को। तो एक सीक्वेंस में आने की वजह से, इसको प्रोसेस करने की वजह से आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई। तो ये था डाटा और इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज पे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो हम MA1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट का, वो होती क्या है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, information that is provided by management accountant of a company to the managers that help them in planning, decision making and control। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि आप लोग जो MA1 पढ़ रहे हैं, MA2 पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट की पोजीशन में ACCA करके, वो लोग कलेक्ट करके देते हैं। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, किसको, मैनेजर्स को। मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को रन कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि एक अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कलेक्ट करके देता है मैनेजर्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके 3 इंपॉर्टेंट काम करने में। पूरी दुनिया में जो मैनेजमेंट है उनके ये 3 फंक्शंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो कलेक्ट करके देता है कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को, ताकि उनकी हेल्प हो सके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने में, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब आपको इस बात का रियलाइज होना बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी कंपनी इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजमेंट कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करेगी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अगर यही इंफॉर्मेशन आपने गलत दे दी, या यही इंफॉर्मेशन जो है अप टू मार्क ना हुई,
या यही इंफॉर्मेशन में जो है वो यही इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिवली अच्छी नहीं थी क्वालिटी वाइज, तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि आप इसी गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर गलत प्लानिंग करेंगे, गलत फैसले करेंगे और कंपनी को एज अ होल बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। As this management information helps manager in performing three strategic functions, so this information plays an important role and should be a qualitative information. इस इंफॉर्मेशन का क्वालिटी वाइज अच्छा होना जरूरी है। अब हमें क्या पता कि क्या क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए, ठीक है, अब हम उन क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छी इंफॉर्मेशन है उसमें चंद क्वालिटीज हैं जिनका होना जरूरी है। अब वो क्या है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्यूरेट। अच्छी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्यूरेट होना जरूरी होता है। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि 100% वो एक्यूरेट हो, नहीं। एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। सिचुएशन वाइज एक्यूरेसी जो है आपने देखनी होती है। अगर एक सेंसिटिव सा मैटर है, अगर एक सेंसिटिव सी चीज है, सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन है, तो उसका जितना ज्यादा वो एक्यूरेट हो उतनी बेटर है। लेकिन अगर एक ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन है तो उसकी कंप्लीटली एक्यूरेट उसका होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उसको हम नियरेस्ट में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, एक कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है, वो आपका एक प्रोडक्ट है उसको बनाने की कॉस्ट है 4.6, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये जितनी भी एक्यूरेट होना, जितनी भी नियरेस्ट एक्यूरेट हो उसका होना जरूरी है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप राउंड ऑफ करके ये नहीं कह सकते कि यार अपने मैनेजर को कि यार एक यूनिट को बनाने की हमारी कॉस्ट $5 लगती है, नहीं, क्योंकि पर यूनिट जो चीज है वो एक सेंसिटिव सी चीज है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस है तो कॉस्ट में बहुत मैसिव डिफरेंस आ जाता है, और असल में इतनी कॉस्ट लगी नहीं होती। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो जितनी क्लोजेस्ट उतनी उतना अच्छा है। उसके अलावा अगर कोई जनरल सी इंफॉर्मेशन है, जैसे एक परफॉर्मेंस आप शो कर रहे हैं बिजनेस के डिवीजन्स की, कि एक डिवीजन है आपका कॉस्ट कॉस्ट डिवीजन है, आपका सेल्स डिवीजन है, आपका मार्केटिंग डिवीजन है। अब इनकी परफॉर्मेंस को अपन एनालाइज कर रहे हैं। कॉस्ट डिवीजन ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो मिसाल के तौर पर 1216 था। सेल्स डिवीजन ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 1467 था। फॉर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग ने जनरेट किया वो था 1190 फॉर एग्जांपल। अब अगर आप 1216 को 1200 रिपोर्ट में शो करते हैं, यानी कि नियरेस्ट करते हैं, 1467 को 1500 करते हैं और 1190 को भी इवन 1200 करते हैं, ठीक है। तो जो डिवीजन डिवीजन की परफॉर्मेंस हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें कोई एज सच डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन को आप नियरेस्ट डॉलर में भी कर सकते हो, इवन नियरेस्ट $1000 में भी कर सकते हो अगर वो बड़ी चीज है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कंपनी की, ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये आप नियरेस्ट ले सकती हो। जबकि जो कॉस्ट पर यूनिट जैसी इंफॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जैसी इंफॉर्मेशन है, उसको आपने नियरेस्ट सेंट तक, ठीक है, नियरेस्ट सेंट तक एक्यूरेट रखना है, क्योंकि ये सेंसिटिव सा इशू है। अच्छी इंफॉर्मेशन के जो है ना वो एक्यूरेट होना जरूरी है। एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेट नहीं। अब अपॉन सिचुएशन, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से एक्यूरेसी हमने देखनी है। सेकंड चीज, अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब ये है कि जितनी मैनेजमेंट को चाहिए वो मुकम्मल की मुकम्मल उसको मिल जाए। हाफ इंफॉर्मेशन का तो ऑब्वियसली उसको कोई एडवांटेज नहीं होगा। फिर अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसको जो आप हासिल करते हो, अच्छी इंफॉर्मेशन को जो आप हासिल करते हो, तो आप जो खर्चा लगाते हो उस पर, ठीक है, उस खर्चे से ज्यादा आपको उस इंफॉर्मेशन को हासिल करके फायदा होता है। अगर तो आपने खर्चा ज्यादा किया और फायदा कम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और अल्टीमेट आपको लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, मार्केट सर्वे कर रहे हैं आप, सर्वे वगैरह आपने किया, आपने उसमें $1000 लगा दिए, ठीक है। आप किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट खर्च की, फ्लायर्स बनाए, ठीक है, क्वेश्चनेयर्स बनाए, फिर आपने सर्वे के लिए बंदे हायर किए, उन्हें पैसे दिए और आपने एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। अब उस इंफॉर्मेशन की मदद से आपने कोई काम किया, ठीक है, और वो उस उसका जो बेनिफिट हुआ उससे आपको जस्ट $500 हुआ। तो $1000 खर्च करके $500 का फायदा लेना है, फायदा होने से आपको कोई फायदा तो है ही नहीं रियल मीनिंग में, आपको तो लॉस है। तो ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अच्छी इंफॉर्मेशन वो होती है कि जिसको हासिल करने के लिए आप जो खर्चा करते हो रिसर्च वर्क में सारा कुछ,
उस खर्चे से ज्यादा आपको उसका फायदा हो। उसके बाद अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए अच्छी इंफॉर्मेशन। मैंने आपको अभी बताया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एक अकाउंटेंट मैनेजमेंट को देता है। अकाउंटेंट जो आप लोग हैं, आपने इसी से किया होगा, ठीक है। और जो मैनेजमेंट होगा उसने तो नहीं किया होगा, वो तो एक मैनेजमेंट रोल में होगा, आप तो एक अकाउंट्स की एक्सपर्टीज होंगी आपकी। तो आपने जब वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे को देनी है, तो आपने जो है टेक्निकल लैंग्वेज और जार्गन्स, टेक्निकल लैंग्वेज को ही कहते हैं, उनको अवॉइड करना है। यानी कि इंफॉर्मेशन आपने उसको प्लेन सिंपल अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में लिख के देनी है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट को या मैनेजर को वो इन्फॉर्मेशन आपकी समझ आएगी, तभी तो उसकी बेस पे वो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर पाएगा। अगर उसको समझ ही नहीं आ रही, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज आपने यूज की हुई है, तो अगर वो सही करके समझ नहीं पाया, तो वो कैसे सही करके प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छी जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है। उसके बाद रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, इररेलीवेंट चीजें आपने नहीं देनी। जिस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन मांगी है आपकी मैनेजमेंट ने आपसे, आपने उसी पर्पस से रेलिवेंट, उसी पर्पस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबल होना, कम्युनिकेट होना जरूरी है। एक प्रॉपर वे से, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे आप वर्बली भी जाके कम्युनिकेट कर सकते हो, रिपोर्ट की फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। आपको मैनेजर कहे मुझे ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, आप उसका कर सकते हो। आप टेलीफोन पे उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप उसको मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो डिफरेंट चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल होती है डिफरेंट वेज से। देन अगली करेक्टरिस्टिक है टाइमली। इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है फैसला लेने से पहले आपको मिलनी चाहिए ना, वक्त पे मिलनी चाहिए। जब आपने एक डिसीजन मेकिंग कर ली, एक चीज का फैसला ले लिया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको आई उसका तो आपको बिल्कुल भी कोई एडवांटेज नहीं होगा। इसलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन का टाइमली होना जरूरी होता है। और लास्ट है रिलायबल। इंफॉर्मेशन जो है आप एक रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई फेक इंफॉर्मेशन ना हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन का अगर स्टैंडर्ड ही वो बिलो स्टैंडर्ड है, ठीक है, फेक इंफॉर्मेशन है, तो जाहिर सी बात है आगे रिजल्ट्स में भी जो आपको कोई अच्छी चीज नजर नहीं आएगी, उल्टा आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को आपने जरूर चेक करना है कि क्या वो रिलायबल है, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी इंफॉर्मेशन के। हमने बात स्टार्ट की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से, कि वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि आप लोग जो M1 पढ़ रहे हैं, M2 पढ़ रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, वो कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है, सीनियर मैनेजमेंट, उनको प्रोवाइड करता है, ताकि वो मैनेजमेंट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकें। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी इस पर डिपेंडेंट है, रिलाई कर रही होती है, इसीलिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं इन्फॉर्मेशन की, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरनल सोर्सेज से मिलती है, एक होती है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलती है। इंटरनल सोर्सेज में आपके सेल्स एंड परचेज लेजर सिस्टम, यानी कि आपके जो सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड रिकॉर्ड है, वहां से आप देख सकते हैं कि कितनी आपने क्रेडिट सेल्स की, कैश सेल्स की, ठीक है। डिटेल्स आप वहां से उठा सकते हैं, फलाने मंथ में कितनी सेल हुई, फलाने मंथ में कितनी हुई, कितने पैसे में मिल गए, ठीक है, रिकवर कर लिए। पेरोल सिस्टम से आप अपने इम्प्लॉइज से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन रिकॉर्ड में आप अपने प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को दे सकते हैं कि हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, कितना टाइम हमें लग रहा है, कितनी मशीन्स है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्शन का वे क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग रिकॉर्ड से आप ऑब्वियस सी बात है सेल्स और मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। फिर नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड से आप अपने नॉन करंट एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो आपके पास 1 साल से ज्यादा हैं, उनकी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, तो सिंपल सी ये बात आपने याद रखनी है कि अगर विद इन द कंपनी यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको एक एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है, तो वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। एक्सटर्नल सोर्स आपके सप्लायर हैं, आपका न्यूज़पेपर है, आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट चेंजेस जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स जो हैं आपके, उसके बाद इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वहां से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक इंफॉर्मेशन अगर आप आउटसाइड द कंपनी कलेक्ट कर रहे हैं, आपको मिल रही है, तो वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। और एक इंफॉर्मेशन अगर आपको विद इन द कंपनी मिल रही है, तो वो आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब हमने बहुत बात की कि यार जो मैनेजमेंट है उसके 3 काम होते हैं, जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं ताकि उसकी हेल्प हो।
अब वो 3 काम क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो है प्लानिंग। प्लानिंग 2 स्टेप्स का नाम है। प्लानिंग 2 स्टेप्स का नाम है। नंबर 1, स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम, गोल, टारगेट। मकसद क्या है आपका, गोल क्या है, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हैं। आप पहले वो एक ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करेंगे। देन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट वेज आप देखेंगे, डिफरेंट रास्ते देखेंगे कि यार कैसे मैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊं। तो ये प्लानिंग 2 स्टेप्स का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने नेक्स्ट ईयर में $10,000 से अपने प्रॉफिट को बूस्ट करना है। अब आप वेज देखेंगे कि यार क्या क्या तरीके है। आप नंबर 1 वेज आप कहेंगे यार चलो मैं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर 2 तरीका आप कहेंगे कि यार मैं अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर देता हूँ, उसमें अपग्रेड ले आता हूँ, ठीक है, नई चेंजेस ले आता हूँ। नंबर 3 हो सकता है आप कहेंगे यार मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इससे मेरी सेल्स ठीक हो जाएगी। नंबर 4 आप कहेंगे यार मैं जो है ना कॉस्ट रिडक्शन की कोशिश करता हूँ कि जो मैनेजमेंट है, जो लेबर है, उसको एफिशिएंट करता हूँ कि वो ज्यादा यूनिट्स बनाए कम टाइम में, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज है, प्लेंटी ऑफ वेज है। अब आपने उन वेज में से कोई एक को चूज करना है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्लानिंग है, ये इन 2 स्टेप्स का नाम है। नंबर 1, आपने एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट करना है। नंबर 2, आपने रास्ता देखना है कि यार मैं किन किन रास्तों के थ्रू उस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग आपकी छोटी मोटी भी हो सकती है, आप डेली वाइज, मंथली वाइज भी कर सकते हैं प्लानिंग। और लॉन्ग टर्म भी होती है, ईयर्स पे भी होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब है जो आप ऑपरेशनल प्लानिंग आपकी होती है डेली, मंथली। लॉन्ग टर्म का मतलब है जो आपका बड़ा विजन होता है, 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में। तो आप दोनों तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वर्ड से आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा, सिंपल सी बात है, फैसला लेना। लेकिन फैसला जो है वो हर वक्त एक मैनेजर ले रहा होता है, ठीक है। हर वक्त डिफरेंट स्टेप्स पे, डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो फैसले ले रहा ही होता है, डेली बेसिस पे भी ले रहा होता है। डिसीजन मेकिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करके दी है आपके अकाउंटेंट ने, उस इंफॉर्मेशन को देख के, ठीक है, उसको समझ के, उसकी बुनियाद पर आपने एक फैसला लेना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। यानी कि कोई वैसे ही डिसीजन नहीं ले लेना अपनी मर्जी का, एक प्रॉपर एनालाइज करके, चीजों को रिसर्च करके डिटेल से आपने एक फैसला ले लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है, ठीक है। तो मोस्ट केसेस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर लें, ठीक है। जैसे ऊपर थे वेज, आपने चूज किया कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट में, तो आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि फैसला आप कोई वैसे नहीं कर लेते। जो भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, आप उनको डिटेल से क्या करेंगे, उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, उनका आप डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि यार किस में मुझे फायदा है, किस में मुझे पैसे जल्दी रिकवर होंगे, किस में मेरी ज्यादा चांसेस है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट के, ठीक है। तो आप प्रॉपर एक एनालिसिस करके, रिसर्च करके फिर आप एक फैसला लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड चीज है वो है आपका कंट्रोल। आपने प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग की, अब आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है। कंट्रोल का मतलब सिंपल सा होता है कि जो आपने एक्चुअल आपके रिजल्ट है वो आपके एक्सपेक्टेड या प्लानिंग के मुताबिक कैसे थे। आपने प्लान किया था कि मेरे सेल्स जो हैं इस साल 10,000 पाउंड होंगी, इससे 10,000 पाउंड होनी चाहिए या इतने से इंक्रीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान ये किया, आपने जब साल गुजर गया तो देखा कि यार जो मेरी सेल्स है उनमें फॉर एग्जांपल 8,000 आई हैं सेल्स, तो 2,000 का डिफरेंस था। यानी कि प्लानिंग के हिसाब से एक्चुअली आपने अंडर परफॉर्म किया है। तो अब आप देखेंगे कि यार क्या रीजंस थी जिनकी वजह से मैं अंडर परफॉर्म किया मैंने, ठीक है। उन रीजंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे, आउटकम जो है उसको आप इवेल्युएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपसे वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस साल आपने आपकी जो प्रोसेसेस थे, जो आपका लेबर था, वो जो है ना उसने एफिशिएंटली काम नहीं किया, ठीक है। क्वालिटी वाइज उसने जो है अच्छा काम नहीं किया। मटेरियल भी जो आपने यूज किया वो भी आपका अंडर अंडर था, मतलब कि जरूरत से चीप था, अच्छा नहीं था, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था। लेबर भी आपका 1 घंटे में पहले 2 यूनिट्स बनाता था, अब 1 घंटे में मिसाल के तौर पर जस्ट 1 यूनिट बना रहा है। तो हजारों डिफरेंट रीजन हो सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के, ठीक है, जो भी आपने चूज किया। तो कंट्रोल में आप देखते हैं कि यार जो मैंने प्लान किया था, जो मेरा एक्चुअल है, उनके दरमियान डिफरेंस क्यों आया है। उस डिफरेंस को आप एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में वो चेंजेस लाएं।
अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव है, आपने अच्छा काम किया है, देन तो आप वही अच्छी चीज को नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने बिलो परफॉर्म किया तो आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन यू विल ट्राई नॉट टू मेक एनी मिस्टेक्स नेक्स्ट ईयर, के अगले साल मिस्टेक्स हमसे ना हो। तो ये कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट में मैंने आपको एक चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने डिफरेंट रास्ते देखने हैं, फिर आपने एक रास्ते को चूज करना है, फिर आपने जो ऑप्शन जो आपने चूज किया उसको एक बजट के फॉर्म में प्लानिंग देनी है, ठीक है, कि ये मैंने बजट बना लिया, ये इसकी डिटेल्स हैं, इतने महीने में इतनी मेरी सेल्स होनी चाहिए, ईयरली मेरी इतनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो बजट बनाया उसको आपने कंपेयर करना है अपने एक्चुअल रिजल्ट से, कि क्या मुझे वही रिजल्ट आया या नहीं। फिर आपने डाइवर्जेंस से रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि जो एक्चुअल और बजटेड या प्लानिंग के बीच में डिफरेंस है उसको एनालाइज करके रिस्पॉन्ड करना है। अब मैंने यहाँ पर दो एरोज बनाए हुए, एक तो रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्जेंस से आप इम्प्लीमेंट प्लान इन फॉर्म ऑफ बजट पे। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस आपका आ रहा है एक्चुअल और प्लानिंग में, वो इसलिए आ रहा है कि जो आपने बजट सेट किया, जो आपने क्वांटिटेटिव प्लान सेट किया, उसमें आपने कोई मिस्टेक्स की, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर वो मिस्टेक्स ना हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंस बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल प्लान आपने 10,000 किया, एक्चुअल आपका जस्ट 5,000 आया, तो अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है कि यार क्या जो ऑब्जेक्टिव मेरा था क्या ये रियलिस्टिक था, क्या ये अचीवेबल है या नहीं। अब इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो जब आपने इसको एनालिसिस किया तो आपको लगा कि यार हाँ यार ये मैंने बहुत जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा टारगेट सेट कर दिया जो कि इतने शॉर्ट टर्म में अचीवेबल नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव को ही चेंज करेंगे। आपने जो 10,000 की प्लान किया था, आपको कहेंगे कि यार मैं कोशिश करता हूँ 7,000 तक करूँ, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हुए देखना है। अगर तो माइनर डिफरेंस है या आपको प्लानिंग वाइज डिफरेंस डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, आपको बजट बनाने में आपने कोई मिस्टेक्स की, बजट आपने गलत बनाया, तो आप वहां पर उन चीजों को जो है ना कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर वहां से मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार जो मेरा टारगेट इटसेल्फ था वही बड़ा अनरियलिस्टिक था, जो कि पॉसिबल नहीं है, बेशक हम जितना मर्जी एफिशिएंटली काम करें, तो आप टारगेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे मैनेजमेंट जो है एक कंपनी में जो है कंपनी को रन करती है, ठीक है। ये वेज है। अब अब हमने पहले मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन से अपनी बात को शुरू किया, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो एक सीनियर मैनेजमेंट को देखता है ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सके। इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमने उसकी क्वालिटीज देखी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कोई अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि जिन तीन कामों के लिए इस्तेमाल होती है, उन तीन कामों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे हम मूव करते हैं रोल ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट पे। कि एक जो ट्रेनी अकाउंटेंट है, ठीक है, यानी कि एक बंदा जिसने MA1 सिर्फ पास किया हुआ है, MA2 पास किया हुआ है, उसका क्या काम होगा। ट्रेनी अकाउंटेंट देखें, आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रेनी अकाउंटेंट एक क्या होता है, एक फ्रेशर होता है, ठीक है, एक नया बंदा होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो कोई बड़े बड़ा जो काम है, बड़े जो फंक्शन है, उनमें तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ भी है कि ट्रेनी अकाउंटेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फंक्शंस एज ही विल बी रिलेटिवली न्यू, सो सीनियर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट मैटर्स। इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उसके लिए सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्लानिंग सीनियर मैनेजर करेगा, डिसीजन मेकिंग सीनियर मैनेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन डिफरेंट चीजों की सीनियर मैनेजर कर सकता है, ट्रेनी नहीं कर सकता। ट्रेनी क्या करेगा, ट्रेनिंग जो है वो छोटे छोटे काम करेगा। और क्योंकि हम ये मैनेजमेंट रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो ये काम कर सकता है। कोई मटेरियल आया उसकी कॉस्ट मेजर कर दी, लेबर और एक्सपेंसेस की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट मेजर कर दी, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकाल ली, प्रॉफिटेबिलिटी देख लिया, बजट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस देख लिया, उसको एनालाइज कर दिया। ये काम ट्रेनी अकाउंटेंट करेगा। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये क्या होते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन पे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, तो आपने वरी नहीं करना। ये ट्रेनी अकाउंटेंट का काम होता है। एक relatively new person, relatively new face, so he will be responsible for these small small matters। ये इन स्मॉल मैटर्स में ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको दी जाएगी। बड़े मैटर्स में एकदम उसको इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होगी। अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, इनमें इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन में मैं बात करूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मैंने अभी आपको बताया क्या काम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देना मैनेजर्स को, ताकि ये तीन काम हो सके, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है मैनेजर की हेल्प करना प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल में। इसके ऑपोजिट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को रिकॉर्ड कर सकें। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को रिकॉर्ड कर सकें कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हम अपने इंटरनल यूज के लिए करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है, जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इंटरनल लोग होते हैं, हम उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। आप जो है किसी को जाकर ये नहीं बता सकते कंपेटिटर को या दुनिया को, जी हम ये काम शुरू करने वाले हैं, नहीं। एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, प्लान आपका एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो आपकी एक कॉन्फिडेंशियल चीज है। उसी से रिलेटेड आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होती है। अब वो बाहर जाके तो आप किसी को नहीं बताएंगे ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप अपने लिए करते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, बाहर वाली दुनिया के लिए आप करते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक शेयर होल्डर को दिखाएंगे, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। मेरी कंपनी है, मैं जब तक आपको ये नहीं बताता कि यार मेरी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, आपको क्या पता कि यार मैं इसमें अपने पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। तो हम शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं, बैंक्स के लिए करते हैं। बैंक्स के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। तो बैंक भी तो इस चीज में इंटरेस्ट होगा ना बैंक का, कि यार क्या ये फाइनेंशियली इतना साउंड है कि मैं इसको अगर लोन दूं तो ये मुझे इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट टाइम पे कर दे। गवर्नमेंट टैक्सेशन पर्पस के लिए देख रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप सप्लायर्स के लिए करते हो, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सप्लायर जो है, सप्लायर जो इसलिए करते हो क्योंकि सप्लायर ने हमारे साथ क्या करनी होती है? ट्रेड करना होता है, डीलिंग करनी होती है, सामान हमने उससे उठाना होता है। तो वो भी तो आपसे तभी ट्रेड करेगा ना अगर उसको ये श्योर हो कि यार ये फाइनेंशियली साउंड है, मेरे पैसे मुझे टाइम पे दे देगी। इसी तरह आपके जो मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तो होता है ना कि यार ये अच्छी कंपनी अगर हमारी परफॉर्म कर रही है तभी तो हमारे बेसिकली सैलरी में इंक्रीमेंट के प्रोस्पेक्ट है, हमारी प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट है, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो मेनली जो इसका है ना एक्सटर्नल यूज होता है, ठीक है, मेनली हम ये बाहर वाली दुनिया के लिए ही करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी दुनिया का लॉ आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपने लिए कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इज अ मस्ट थिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उनको ऑडिट करना, उनको चेक करवाना, ये लॉ कहता है। अगर ये नहीं होता तो उनको फाइन होगा, कंपनी शट डाउन भी हो सकती है। फॉर्मेट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, उसको उसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि वो आप वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकती हो, इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कर सकती हो, ग्राफ्स, ठीक है, चार्ट्स, डिफरेंट फॉर्म में। तो ये मैनेजमेंट की मर्जी होती है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह आपको आपका मैनेजर कहेगा कि यार मुझे इस फॉर्म में दो तुम इंफॉर्मेशन, आपने उस फॉर्म में देनी है, कोई फिक्स सेट फॉर्मेट नहीं है। मैनेजमेंट के हिसाब से आपने देखना है। मैनेजमेंट अगर आपसे कह रहा है कि मुझे एक रिटर्न रिपोर्ट दो, आपने रिटर्न देनी है। मैनेजमेंट आपसे कह रही है मुझे वर्बली कम्युनिकेट करो, आपने वर्बल कम्युनिकेशन करनी है। मैनेजमेंट कह रही है मुझे तुम ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, तो आपने वैसे देनी है। जिस तरह आपकी मैनेजमेंट कहेगी, मैनेजर कहेगा, आपने उस हिसाब से देनी है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आप कंपनी लॉ के तहत करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो कर रही होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट मॉनेटरी बट ऑल्सो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। मॉनेटरी का मतलब होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी। जैसे आपको ये भी चेक करना होता है कि यार जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उससे ऐसी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या सेल्स हैं, तो वो नंबर्स में आएंगी। और साथ साथ आप कस्टमर क्वालिटी, ठीक है, कस्टमर क्वालिटी जो है वो एक नॉन मॉनेटरी सी चीज है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन चीजों में भी आप जो प्रोसेसेस है कंपनी के, ठीक है, तो ये सारे जो है ये नॉन मॉनेटरी चीजें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जो है वो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन पे भी, नंबर्स पे भी रिलाई कर रहे होते हो और नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन पे भी रिलाई कर रहे होते हो। जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये एक नॉन मॉनेटरी चीज है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्योरली नंबर्स गेम है। मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है नंबर वाली इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नंबर्स में सब कुछ शो करते हो। इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो उसमें लिखा होता है जी इतने मेरे
नॉन करंट एसेट्स हैं, इतने मेरे करंट एसेट्स हैं, ठीक है, इतने मेरे इक्विटी है, कैपिटल है, इतनी मेरी लाइबिलिटीज है, सब नंबर्स में आप शो कर रही होती हो। टाइम पीरियड जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टाइम फ्रेम है वो हिस्टोरिकल और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पास्ट डाटा पे रिलाई करते हुए, ठीक है, पास्ट की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हुए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो फॉर द फ्यूचर। तो इसका टाइम फ्रेम दोनों होता है, दोनों तरह के टाइम फ्रेम में जो है ना आप इसको ऑपरेट करते हो। आप हिस्टोरिकल चीज से भी आपकी जरूरत होती है उसको भी जानने की, और उसी की बेस पे आप फॉरवर्ड लुक करते हो, फ्यूचर के फ्यूचर प्लान करते हो। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल थिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप साल के आखिर में पिछले साल के बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2021 का एंड है, तो 2021 के एंड पे आप पिछली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वो वाली सारी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे होते हो। तो हिस्टोरिकल इसका टाइम फ्रेम है। तो ये डिफरेंस है और ये बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, और ये टेस्ट भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। अब एक और चीज और लास्ट चीज है इस चैप्टर की, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये इंटरचेंजेबल लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप अभी देखेंगे आगे जाके कि आपकी किट में भी इंटरचेंजेबल इस्तेमाल हो रहे होंगे। वैसे भी लोग इनको जो है ना इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है और एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इटसेल्फ जो है वो एक बहुत 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 बड़ी जो है ना एक सेटअप है, एक रिसर्च वर्क है, ठीक है, एक चीज है। मैनेजमेंट जो है वो जो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, उसमें डिफरेंट, मतलब आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं या मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वेज होते हैं कि मैनेजमेंट को ऐसे रन करना है, ऐसे रन करना है, थ्योरीज होती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक जो है ना इटसेल्फ सब्जेक्ट है। उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये चीज देख रहे होते हैं कि यार जो जो हम जो हम प्रोडक्ट बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस और प्रोडक्ट उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है, इस कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका काम यही होता है डिफरेंट चीजों की कॉस्ट देखना, ठीक है। तो एज जैसे कि आपको वर्ड बता रहा है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम हमारा ताल्लुक होता है इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश करना, कॉस्ट देखना क्या प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, इस सर्विस की क्या कॉस्ट है, इस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। सॉरी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एंड देन जो है ना उसके बाद हम एग्जाम किट पे आएंगे, ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे ही आपने अब इसको देखना है। बिल्कुल सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ और आपने उसी सीक्वेंस से फॉलो करना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपने इस वीडियो को देखने के बाद देखनी है, पहले नहीं देखनी, ठीक है। ओके देन टेक केयर।